वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में, खास करके ऐसे छात्र छात्र हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया हुआ था। यानी कि अगर आपके एडमिट कार्ड में जब आप सेकंड सेमेस्टर में पेपर दिए होंगे या प्रथम सेमेस्टर में आपने पेपर दिया होगा या अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा, तो उसमें केवल हिस्ट्री अगर आपको दिखा रहा है तो आपका यही सब्जेक्ट है। बेसिकली प्रथम सेमेस्टर से ही आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री में आपको एक प्रकार से इतिहास ही पढ़ना होता है बेसिकली, लेकिन जब एंशिएंट हिस्ट्री की आप बात करते हैं तो उसमें आपको आर्ट, आर्कियोलॉजी और जो आर्किटेक्चर ये सब होता है, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री बेसिकली केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी होती है। बट जब आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री या केवल हिस्ट्री दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चे चूंकि पहले से मध्यकालीन इतिहास के नाम से इसको पढ़ते थे, तो इसीलिए चूंकि हिस्ट्री एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस वजह से इसको एक प्रकार से एक सब्जेक्ट में समाहित कर पाना बीए के सिलेबस के अंतर्गत विद्वानों के लिए जटिल काम लगा। इस वजह से उन लोगों ने इसको दो सब्जेक्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आपका इतिहास। ठीक है, मतलब एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। क्लियर? आपको पढ़ना क्या है, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था महोदय, और यही प्लासी के युद्ध से आप देखते हैं कि अंग्रेजों का जो प्रभुत्व होता है वो भारतीय रियासतों पर एक प्रकार से हावी होने लगता है, यानी अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। प्लासी के युद्ध में जो कुछ भी कमियां रही 1757 में, वो 1761 में एक प्रकार से बक्सर का युद्ध होता है और उस युद्ध में जाकर के एक प्रकार से वो कमियां पूरी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों का जो बोलबाला है वो प्लासी के युद्ध से आपको देखने को मिल जाएगा। और 1950 में चूंकि अंग्रेज हमको छोड़ करके यहाँ से गए 1947 में, और 1950 में भारत एक गणतंत्र और एक स्वतंत्र रूप में हमारे समक्ष आया। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद में एक नया देश एक प्रकार से दुनिया के समक्ष आया, जो कि एक प्रकार से भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में उभरा। ठीक है, तो 1950 संविधान लागू हुआ और यहाँ से एक प्रकार से एक नवीन भारत का उदय होता है। यानी 1757 में और 1950 तक, यहाँ तक आपको बेसिकली अंग्रेजों का जो एक प्रकार से दबदबा रहा है, बेसिकली 1757 से अंग्रेजों का ही दबदबा नहीं रहा है। बेसिकली उससे पहले भी आप जाएंगे तो कुछ यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता रहा है भारत में, वहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ, केवल अंग्रेज लोग यहाँ पर नहीं आए थे, डच आए थे। ठीक है, और इसके अलावा आप देखते हैं फ्रांस के लोग आए थे। ठीक है, डेनिस आए थे। ऐसे तमाम लोग एक प्रकार से यहाँ पर आए और उन लोगों को एक प्रकार से अंग्रेजों ने पहले क्या किया, अंग्रेजों ने पहले अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ से भगाया। मतलब कि जो विदेशी लोग थे, जो यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग थे, उनको पहले यहाँ से भगाया। फिर उसके बाद में बाजार पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया, और जब आर्थिक मामलों पर पूरा अपना जो है अधिकार जमा लेते हैं अंग्रेज लोग, उसके बाद में क्या करते हैं ये, उसके बाद में फिर राजनीतिक सत्ता के लिए एक प्रकार से किलेबंदी करना हुआ या सेना रखना हुआ, ये सब करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते हैं और इस तरीके से राजनीति प्रवेश कर करके एक राजा से मिलते थे, दूसरे राजा का विरोध करके उससे लड़वाते थे, और इस तरीके से अंग्रेज लोग एक प्रकार से उसमें भी फायदा ले लेते थे। और इस तरीके 1757 ईस्वी का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज लोग खुल करके सामने आते हैं और इसमें एक प्रकार से इनकी विजय होती है अंग्रेजों की, और यहीं से एक प्रकार से इनकी जो राजनीतिक जो प्रभुता है वो एक प्रकार से आपको दिखाई पड़ने लगती है। तो यहीं से हमको पढ़ना है बेसिकली अंग्रेजों का एक प्रकार से जो एक प्रकार से उपनिवेशिक काल रहा है भारत में, या भारत का जो औपनिवेशिक इरा रहा है, इसी के बारे में आपको इस इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होता है बीए के खास करके थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, या फिर आप एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर आप जो है जो और कई विश्वविद्यालय आपके हैं जिनकी परीक्षाएँ लिखित होने वाली हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है महोदय। तो यानी कि ये महामैराथन क्लास है, इसमें इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से बनने
होने वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको रखें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप चीज़ों को समझ भी पाएँ। ऐसे जो एक प्रकार से वीडियोज़ होते हैं, इससे पहले आप मॉडल पेपर देखे होंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लास देखे होंगे, उसमें आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो डाउट वगैरह होगा बीच बीच में वो भी क्लियर होता रहेगा और साथ ही साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। आप संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर करने का काम कर पाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 2025, 26, 27 सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका महोदय, लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव कौन था भाई? क्लाइव जो था ये अंग्रेज जाति का एक इतिहास, मतलब अंग्रेज जाति का था, यानी अंग्रेजों का एक प्रकार से था। और यहाँ पर एक प्रकार से ये बेसिकली गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, जो कि इंग्लैंड की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है। क्लाइव का नाम अंग्रेज जाति के इतिहास में अमर है, चूँकि अंग्रेजों की जब बात करेंगे तो लॉर्ड क्लाइव का नाम उसमें सबसे पहले आएगा बेसिकली, चूँकि इसने एक प्रकार से यहाँ पर कई काम किए हैं। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात की जाए तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक एक प्रकार से कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव करता है। लॉर्ड क्लाइव एक प्रकार से वह व्यक्ति है जो कि अंग्रेजों की जो नींव है भारत में वो मजबूत करता है। वह उच्च कोटि का सेना नायक भी था, यानी कि एक प्रकार से ये सेनापति या सेना नायक जिसको आप कह सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रकार से लड़ाकू भी था। उसने अपने शासनकाल में, किसने? लॉर्ड क्लाइव, चूँकि 5-5 वर्षों तक एक प्रकार से अंग्रेज अधिकारी जो होते थे उनको भारत का एक प्रकार से, मतलब जैसे कि जो गवर्नर जनरल होते थे उन्हीं में से यह था। तो 5-5 साल का इनका समय होता था। तो इसने अपने शासनकाल में अन्य विदेशी शक्तियों को पराजित किया। विदेशी शक्तियाँ कौन कौन सी? जैसे जो डच थे, जो एक प्रकार से फ्रांस के थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी को एक प्रकार से यहाँ से खदेड़ने का काम किया। यानी अपने प्रतिद्वंदियों को बेसिकली भगाने का काम किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। ठीक है। और द्वितीय गवर्नर काल में शासन सुधारों की ओर ध्यान दिया, यानी कि एक प्रकार से पहला काल जब इसका था, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव का, तो इसने विदेशी शक्तियों को पराजित किया। फिर उसके बाद में जब दोबारा इसका कार्यकाल आया तो उसमें इसने तमाम प्रकार की जो शासन से रिलेटेड यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार करने थे, रिफॉर्म करने थे, इसने सुधार भी की, कई सारे किए। ठीक है। तो ये एक प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चले तो समझ में आ गया लॉर्ड क्लाइव कौन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। दूसरा नंबर प्रश्न है भैया, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी कब? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, 1765 ईस्वी में हुई थी। देखें, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, BU झांसी, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय और बिहार के कई विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए एक प्रकार से लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी हो रही, लिखित भी, चूँकि यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके तैयार हो रहे हैं और साथ ही साथ में लिखित की परीक्षाओं की तैयारी भी हो रही है। तो इलाहाबाद की संधि की अगर बात की जाए तो कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड क्लाइव के बीच में और शाह आलम तथा सुजाउद्दौला के मध्य में, यानी कि लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम तथा सुजाउद्दौला के बीच में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए हर्जाना लेकर के अवध का प्रांत अवध के नवाब को वापस लौटा दिया था। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को एक प्रकार से जो है 50 लाख रुपए सुजाउद्दौला से लेकर के और उसको 50 लाख रुपए एक प्रकार से वापस कर दिया जाता है। तो वो हार जाता चूँकि ना, इस वजह से उसको उसका राज दे करके और 50 लाख रुपए हर्जाना लेकर के अवध का प्रांत अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वापस लौटा दिया जाता है। इलाहाबाद कड़ा का जिला जो है, कड़ा का जिला शाह आलम को मिला, यानी किसी शाह आलम था, इसको क्या क्या मिला इस संधि में? शाह आलम को जो कड़ा का जिला था और इलाका था, और साथ ही साथ इलाहाबाद, ये इसको शासनकाल के लिए मिल गया शाह आलम को। मुगल सम्राट ने क्या किया कि बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। इस तरीके से मुगल सम्राट जो थे, मुगल सम्राट बेसिकली उस समय पूरे भारत के शासनकाल हुआ करते थे, क्योंकि मुगल सत्ता उस समय तक पूरी ढह नहीं चुकी थी। 1707 ईस्वी के बाद में जरूर लड़खड़ाई थी मुगल सत्ता, लेकिन अभी भी मुगल सत्ता ही एक प्रकार से पूरे भारत की एक प्रकार से जो साम्राज्य थी वो उस दिल्ली से ही, यानी आगरा से ही होता था, सारी चीज़ें मुगल सत्ता ही संभालती थी। लेकिन अब भले ही वो वर्चस्व नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी इन्हीं लोगों का काम, दबदबा थोड़ा बहुत ज़रूर था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा आप सभी को पता होगा कि 1497 ईस्वी में लिस्बन बंदरगाह से ये
जो है रवाना होता है। लिस्बन बंदरगाह जो है आप देखें पुर्तगाल में ही पड़ता है, तो वहाँ से जब रवाना होता है, बंदरगाह से रवाना होकर के यह पुर्तगाली था, पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पूर्वी तट, जिसका नाम कालीकट है, वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पर जब ये पहुँचा तो उस समय वहाँ पर शासन कौन कर रहा था? कालीकट के इलाके पर जमोरी नाम का एक राजा था, वो शासन कर रहा था। वहीं पर पहुँचता है, उससे एक प्रकार से बातचीत करता है और उसके बाद में वहाँ पर व्यापार करने के लिए उसको मना लेता है और यहाँ से काली मिर्च और तमाम प्रकार के मसालों का व्यापार करता है। और यहाँ से जब एक प्रकार से व्यापार करके पुर्तगाल वापस जाता है तो लगभग 10 से 20 मतलब कि बहुत ज़्यादा गुना मुनाफा, लगभग 100 गुना से अधिक मुनाफा इसको मिला। और जब ऐसे मुनाफे को वहाँ के लोगों ने देखा, ठीक है, पुर्तगाल के लोगों ने देखा और तमाम यूरोपीय कंट्रीज़ ने देखा कि भाई कोई व्यक्ति गया था, हल्ला हो गई चारों तरफ। इस वजह से तमाम सारे लोग जो है फिर जो है इसका सहारा लेकर के अलग अलग मार्गों से भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। और इस तरीके से जब इस तरीके के व्यापार होने लगे, तमाम प्रकार की कंपनियां आने लगी, तमाम प्रकार के पुर्तगाली लोग आने लगे और इस तरीके से एक प्रकार से ये पहला नाविक था जिसने जलीय मार्ग के द्वारा भारत में पहुंचा। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि इसने भारत की खोज करी। भारत क्या पहले कहीं गुम था क्या जो इसने खोज कर दी? नहीं, भारत की जलीय मार्ग के द्वारा खोज करी। चूँकि भारत पर पहले जो है स्थल मार्ग के द्वारा वहाँ ईरान, इराक और यहाँ से होकर के लोग आते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इलाके से होकर के सिंध प्रांत में प्रवेश करते थे और उसके बाद में फिर आते थे, व्यापार करते थे भारत में। लेकिन भारत आने का चूँकि उस समय कुस्तुनतुनिया और इस पर अधिकार हो गया था कई चीज़ों का, और जो खलीफा वाला साम्राज्य था वो सब नष्ट होने को था, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से मतलब कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी बहुत बढ़ चुकी थी, इस वजह से वहाँ से आना जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था व्यापारियों को। ऐसे में नाविक, तमाम प्रकार के नाविक जो है जहाजी बेड़े लेकर के अलग अलग दिशाओं के लिए निकल पड़ते हैं। इसी में वास्को डी गामा इधर निकल आता है, कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच जाता है, अमेरिका की खोज करता नई दुनिया की। इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग नाविक आते हैं, तो जिसमें से एक नाविक था वास्को डी गामा जो यहाँ पर पहुंचा कालीकट, जहाँ पर एक प्रकार से जमोरी नाम का राजा शासन कर रहा था। वास्को डी गामा की यात्रा से पुर्तगालियों में भारत के साथ व्यापार की प्रेरणा जागृत हुई। व्यापारियों को मोटिवेशन मिला, जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, पुर्तगालियों के व्यापारियों के नहीं बल्कि यूरोप के कंट्रीज़ के जो भी व्यापारी थे उन सभी को मोटिवेशन मिला कि भाई कोई वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था, उसने भारत से बहुत कुछ लेकर के आया। तो सभी लोग भारत के लिए एक प्रकार से आने लगे और इस तरीके से भारत में जो ये विदेशी सत्ता है पुर्तगाली या जो यूरोपीय कंपनीज़ हैं, ये लगातार अपना पैठ बनाने की कोशिश करने लगती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क जो था एक विजेता ही नहीं बल्कि योग्य प्रशासक भी था। उसने प्रशासन तथा सेना में भारतीयों को सहभागी बनाया। सर्वोच्च प्रशासकीय पदों पर उसने मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक विश्वास किया था। अल्बुकर्क बेसिकली वही था, देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक था, ठीक है, और एक जो है ये अल्बुकर्क था। ये सब जो है पुर्तगाली नाविक ही थे। वास्को डी गामा के बाद ये लोग आए और यहाँ पर इन लोगों ने शासन करने का काम किया। यहाँ पर इन लोगों ने व्यापार रह करके किया, ठीक है, यहाँ पर रुक करके व्यापार किया। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक प्रकार से नीतियाँ भी बनाई, एक प्रकार से प्रशासन इन्होंने रखा, सेना जो यहाँ पर रखी इसने, भारतीयों को उसमें सहभागी बनाया, कई सारी चीज़ें पूरा का पूरा इसमें चीज़ें होती रहीं। तो ये था अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, त्रिकोणीय संघर्ष का क्या अभिप्राय है? त्रिकोणीय संघर्ष, देखिए त्रिकोणीय संघर्ष कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं एक तरफ तो पुर्तगाली कंपनियां थीं, ठीक है, पुर्तगाली कंपनियां थीं, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पुर्तगाली कंपनियों में एक दूसरी तरफ एक डच कंपनी थी, ठीक है, और तीसरी तरफ आपकी कौन सी कंपनी थी? अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था, पुर्तगाली और डच आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, पुर्तगालियों तथा अंग्रेज़ों के बीच में भी एक प्रकार से द्वंद्व हो रहा था, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में भी एक प्रकार से मध्य में युद्ध हो रहा था। यानी सभी देश एक प्रकार से पहले, जैसे मान लेते हैं 2 ठू चप्पल की दुकान मार्केट में खुल जाए बगल बगल, ठीक है, तो क्या होगा? तो आपस में द्वंद्व तो रहेगा कि भाई मान लेते कोई 35 रुपये का एक चप्पल बेच रहा है, कोई 40 का बेच रहा है, तो 35 वाले का ज़्यादा बिकेगा, तो 40 वाला सोचेगा उसकी भाई उसका ना बिके तो वो भी कहेगा कि चलो हमारा 34 में बेचेंगे। तो ऐसे में द्वंद्व होता रहेगा। तो ऐसे में सबसे पहली बात है, अगर बाजार पर अगर पूर्ण अधिकार नहीं हुआ, एकाधिकार नहीं हुआ, तब एक प्रकार से जो व्यापारी होंगे वो लाभ नहीं कमा पाएंगे या कम कमा पाएंगे जब होड़ लगी रहेगी। तो अंग्रेज़ों ने या डचों ने या पुर्तगालियों ने सोचा, पुर्तगाली सोचे कि हम ही अकेले यहाँ पर व्यापार करें, डच सोचे हम ही अकेले व्यापार करें, पुर्तगाली लोग सोचे और अंग्रेज लोग सोचे कि हम ही व्यापार करें अकेले। ऐसे में क्या था कि आपस में लोग एक प्रकार से द्वंद्व कर रहे थे, चूँकि
आर्थ, चूंकि ये लोग सब यूरोपीय कंट्रीज से थे, सबको सारी चीज़ सबको पता थी, सब वो उसी विचारधारा के थे। यहाँ पर एक चीज़ थी कि भारतीय लोग जो थे इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे। भारतीय लोग इनके टेक्नोलॉजी को या इनकी चीज़ों को अभी उतना समझ नहीं पाए थे, परख नहीं पाए थे। चूँकि भारत के पास वो चीज़ें पहले से मौजूद थी, कच्चे माल पहले से मौजूद थे, तो उनको उतना ज़्यादा उसकी फिक्र या उतना ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी जितना इन लोगों को थी। चूँकि इन लोगों की जो एरिया है, इन लोगों की जो भूखंड एरिया है यूरोपीय कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं उगती हैं। तो उनको एक प्रकार, जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार या कोई चाहने वाला है, अगर डेली आपको फ़ोन मिलाता है, या डेली आप उससे बातचीत करते हो, या डेली आप उसी के पास रहते हो, थोड़ा सा उससे उबन घुटन टाइप की महसूस होने लगेगी। और जब उससे आप कई दिनों के बाद बात करते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, लगाव बढ़ेगा। इस तरीके से आप देखते हैं जो व्यक्ति परिवार में रहते हैं, लगातार माता पिता के साथ रहते हैं, उनसे आपस में झगड़ा भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दूर रहते हैं वो कभी कभी आते हैं, छठे समाज से होली दिवाली आते हैं तो उनको बड़ा प्यार रहता है, ठीक है, प्रणाम करते हैं और बड़ी प्यार से रहते हैं। 2-3 दिन की बात होती है, सभी लोग एक प्रकार से आसानी से रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अंग्रेज, डच और पुर्तगाल ये तीनों आपस में द्वंद्व कर रहे थे कि भाई कौन यहाँ पर रहेगा, जो जीता वही सिकंद। इस तरीके से हो रहा था कि भाई अब वह दरवाज़ा खोले जो जिंदा बचे, यानी वही व्यापार करेगा अब जो एक प्रकार से यहाँ पर जो है व्यापार करने योग्य होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो इन सभी के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष आरंभ हो गया था। इस प्रतिस्पर्धा का कारण था भौगोलिक, धार्मिक और राजनीतिक, तीनों कारण थे। आप देखेंगे वैसे भी ये तीनों देश जो थे आपस में पुर्तगाल में भी लड़ रहे थे, ठीक है, उनके चीज़ों को लेकर के, जिनके कारण से इंग्लैंड को खुलेआम पोप से घोषणा पत्र का विरोध करने के लिए विवश कर दिया गया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यूरोपीय कंट्रीज़ में भी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में जब ये डच और पुर्तगाली को यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांस और इंग्लैंड आपस में पहले से युद्ध लड़ रहे थे, कहाँ पर, इंग्लैंड में। और यहाँ पर आते हैं तो भैया, तो यहाँ पर कंपनियाँ भी आपस में लड़ रही हैं। अब ये कंपनियाँ सरकारी, देखिए फ्रांस की कंपनी सरकारी थी, इंग्लैंड की कंपनी प्राइवेट थी, तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी बजाय सरकारी के, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करें। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? बिल्कुल, चलें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न, डच एवं पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे, यानी डच और पुर्तगाली लोग आपस में क्यों संघर्ष कर रहे थे। सन 1595 ईस्वी में डच जो है कोर्निलियन हाउटमैन आशा अंतरीप पार कर जावा पहुंच गए। जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, और दूसरा द्वीप है सुमात्रा। तो वो जो नीचे वाला इलाका है वहाँ पर जावा पहुँच जाता है, ये अंतरीप है, ठीक है। जो कोर्निलियन हाउटमैन आशा अंतरीप है, इसको पार करके जावा पहुँच जाता है। कौन? डच लोग पहुँच जाते हैं 1595 में। वह प्रयास पुर्तगाल के एकाधिकार पर आक्रमण था, यानी चूँकि पुर्तगाली लोग वहाँ पर अपना अधिकार जमा करके पहले बैठे थे। चूँकि आप देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये पुर्तगालियों की ही नीति रही है, ठीक है। तो इनके पर उनको लगा कि भाई हमारे में आक्षेप हो रहा है। 1597 ईस्वी में 2 साल के बाद में हॉलैंड लौटने पर डचों में पूर्वी देशों से व्यापार करने की उत्कंठा प्रबल हो गई। अतः डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष करने का विचार बना लिया कि जब तक हम पुर्तगालियों को यहाँ से भगाएंगे नहीं, तब तक हमारा जो पीठ है या जो हमारी सत्ता है वो स्थापित नहीं हो पाएगी। यहाँ व्यापार खुल करके नहीं कर पाएंगे, लाभ अच्छे तरीके से नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर इन प्रश्नों को आपको प्राप्त करना है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ऐसे ही और पीडीएफ आपको मॉडल पेपर की जो क्लास मैंने दी थी, महासंग्राम रिवीजन क्लास जो दी थी, या और भी महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगी, उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ व्यवस्था कर दी गई है। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 अभी फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं और पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे ये पीडीएफ। आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, कम समय में सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देख लेंगे एक बार 2 बार, उसके बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा उससे। और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको मिल रही है मात्र एक प्रकार से बहुत कम प्राइस में। आपको क्या करना है, इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स के नेम भी लिख दीजिएगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम लिख दीजिएगा और आप अपना यूनिवर्सिटी और नाम लिख दीजिएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें जैसे ही आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप एक प्रकार से क्या करेंगे, आप जब कुछ भी नहीं चलाते तो आप किसी दुकान से जा करके भी करवा सकते हैं या फिर किसी दूसरे से, आप अपने किसी भाई से, किसी जो है किसी से भी घर में या अगर आरी पड़ोस से करवा सकते हैं जो भी ये सब चलाता हो, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कई सारे बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा उसके पहले ही आपको जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस की PDF नोट्स मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट की नहीं, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, खास करके 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की एक प्रकार से आपको PDF मिल जाएगी। को करिकुलर में जैसे आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 100, वो भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सबके मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। माइनर का पेपर भी कुछ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उसके भी एक प्रकार से आपको मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिलेगा और लिखित मॉडल पेपर भी मेजर के लिए मिलेगा, लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों सब के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, ऐसे तमाम प्रकार की क्लासेस के माध्यम से आपके समस्त चैप्टर को कवर किया जाता है और सारे चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर चर्चा करने का काम शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। सभी लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा ही आपका बेनिफिट्स होगा, फायदा होगा। सभी सब्जेक्ट, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी जो है संस्कृत आपका, ठीक है, और इसके अलावा सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और ऐसे तमाम प्रकार, साइकोलॉजी, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है। फटाफट से मिस करके आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार क्या थे, बताएं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ये भी गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग के प्रमुख सुधार क्या थे, प्रश्न खूब पूछा गया परीक्षा में। देखिए, हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार में कई सारे सुधार हैं जिनमें 4 सुधार यहाँ पर लिखे हैं। पहला है द्वैध शासन का अंत किया था। हेस्टिंग्स ने क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन का अंत किया था। दूसरी बात, व्यापारिक सुधार भी इसने किया था, व्यापार में कई सारा सुधार किया था, ठीक है। इसके अलावा अराजकता का दमन किया था, यानी अराजकता का मतलब क्या होता है, अराजकता का मतलब होता है कि जहाँ पर एक प्रकार से लोग, जनता जो है वो राजा की आज्ञा का पालन ना कर रही हो, राजा का मतलब कुछ ना हो, अराजकता वहीं पर फैलती है। अराजकता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर राजा कोई ना कोई शासन करने वाला ना हो, तो इस चीज़ का दमन किया इसने और अराजकता को फैलाया। राजस्व संबंधी सुधार भी किया, साथ ही साथ में इसने न्याय संबंधी सुधार भी किया। न्याय संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार, द्वैध शासन का अंत किया, अराजकता का दमन किया और राजस्व संबंधी सुधार भी किए। राजस्व माने जो टैक्स वगैरह होता है उसको लेकर के भी इसने नियम कायदे बनाए। तो ये था हेस्टिंग्स के कुछ सुधार जो इसने किए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा गया पिछले वर्ष। बताएं, प्रथम मराठा युद्ध का जो अंत हुआ है ये किस संधि से हुआ है, तो महादजी सिंधिया और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के बीच में ये संधि हुई थी। बेसिकली ग्वालियर से 21 किलोमीटर या 21 मील दूर पड़ता है सालबाई स्थान, उसी सालबाई के स्थान पर हुई थी, इसीलिए संधि को एक प्रकार से सालबाई की संधि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण संधि के द्वारा प्रथम मराठा युद्ध जो था समाप्त होता, किसके द्वारा, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम एक प्रकार से जो मराठा युद्ध था वो समाप्त हुआ था। किसकी बीच था, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि एक आया था जो कि इंग्लैंड की तरफ से था, इंग्लैंड के, और महादजी सिंधिया, इन दोनों के बीच में एक प्रकार से हुआ था। ग्वालियर, चूँकि आप देखते हैं जो सिंधिया घराना है आज भी एक प्रकार से राजघराना माना जाता है, तो उन्हीं के बीच में एक प्रकार से और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी सालबाई की, जिससे प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, नंद कुमार कौन है, इनके बारे में बताएं। देखिए, नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण थे, एक धनी जमींदार भी थे, मतलब कि नंद कुमार जी एक बंगाली ब्राह्मण थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के उप गवर्नर रजा खां को हटाए जाने से नंद कुमार का भी उच्च पद जाता रहा। कलकत्ते के व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया, जिससे उसे प्राणदंड दे दिया गया था। इसी वजह से फेमस हैं ये नंद कुमार जी, ठीक है। तो इस तरीके से मोहन प्रसाद जो कि एक व्यापारी थे कलकत्ते के, उन्होंने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा लगाया, और जब जालसाजी का मुकदमा इन पर लगाया गया तो इससे क्या हुआ, इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। इससे भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वैमनस्यता अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न हुई लोगों में, और इस तरीके से एक प्रकार से ये फेमस हो गए बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार जी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ बताएं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये भी, ठीक है। देखें,
कॉर्नवालिस मैकफर्गसन के बाद गवर्नर बन करके भारत आया था। उसमें बड़ी योग्यता थी, ईमानदारी भी थी कॉर्नवालिस में, और आचरण की पवित्रता भी इसमें थी। वह गवर्नर और भारत का प्रधान सेनापति बन करके भेजा गया था इंग्लैंड से भारत में। वह विशेष अधिकारियों से विशेष अधिकारों से युक्त होकर के भारत आया था। इसके पास और कई अधिकार दिए गए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल से भी ज़्यादा अधिकार इसको मिले हुए थे। गवर्नर जनरल बन करके तो आया ही था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल व सैनिक विभाग की नौकरियों में सुधार क्या किया था? अथवा ये इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कॉर्नवालिस ने नौकरियों में क्या सुधार किया था। देखिए, कई सुधार कॉर्नवालिस ने किए हैं। कॉर्नवालिस के सुधारों की अगर बात की तो पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, कि कर्मचारियों की बेईमानी को दूर करना, यानी कर्मचारी लोग अब बेईमानी नहीं कर पाएंगे, तो कर्मचारियों की बेईमानी को दूर करने का पूरा भरसक प्रयास किया इसने। इसके अलावा वेतन में वृद्धि कर दी, ताकि वेतन में वृद्धि होगी तब लोग बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है, और वेतन में कमी रहेगी तो लोग एक प्रकार से अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार के एक प्रकार से रख रखाव के लिए बेईमानी लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब उचित वेतन उनको मिलेगा तो वो एक प्रकार से बेईमानी के प्रति कम झुकाव उनका होगा। तो वेतन में वृद्धि कर दी। इसके अलावा व्यक्तिगत व्यापार का दमन कर दिया तथा निरर्थक पदों का भी उन्मूलन कर दिया, यानी जो ऐसे पद थे जो बेमतलब के थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, उसको खत्म कर दिया, और व्यक्तिगत व्यापार जो था उसको खत्म कर दिया। व्यक्तिगत व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। योग्य अफसरों की नियुक्ति करी, यानी कि जो योग्य होगा वही उस पद के पर आसीन होगा, फर्जी व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा शासन की उत्तम व्यवस्था का संगठन भी इसने तैयार किया, ताकि शासन जो हो बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तमाम प्रकार की नौकरियों में सुधार किए, जो कि एक प्रकार से बहुत ही जो है अच्छे टाइप के सुधार इसके रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कुछ बताएं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है भैया? देखिए, यह युद्ध अत्यंत अल्पकालीन तथा निर्णायक युद्ध था। अंग्रेजी सेना ने टीपू की सेनाओं को पूर्व में मालावली तथा पश्चिम में सदासीर नामक स्थानों पर पराजित किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेसिकली एक प्रकार से एक अल्पकालीन युद्ध था, यानी कम समय के लिए युद्ध था और निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में एक प्रकार से अपने जिसको बोलते हैं निर्णय तक पहुंच चुका था, यानी परिणाम तक पहुंच चुका था। अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली से हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये सब आप देखते हैं घर के ही हैं, पिता पुत्र हैं। तो अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान की सेनाओं को पूर्व में मालावली और पश्चिम में सदागीर नामक स्थानों पर पराजित किया। किसने? अंग्रेजी सेना ने। टीपू सुल्तान पराजित हुआ। टीपू ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में शरण ली तथा किले की रक्षा करते हुए एक वीर सैनिक की तरह अपने प्राणों की आहुति एक प्रकार से टीपू सुल्तान दे देता है। इस तरीके से यहाँ पर एक प्रकार से निर्णायक युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 में शुरू हुआ था, 1748 में ये एक प्रकार से समापन हुआ था। इसके बारे में कुछ बताएं। 50 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा। देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1740 ईस्वी में, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वाले युद्ध की प्रतिध्वनि था। यानी कि जो ऑस्ट्रिया में एक प्रकार से यूरोप की कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप की कंट्रीज़ है। तो यूरोप की कंट्रीज़, यूरोप में एक प्रकार से ऑस्ट्रिया पर कौन राजा बनेगा, इसको लेकर के युद्ध चल रहा था वहाँ पर 1740 ईस्वी में। इसी की एक प्रतिध्वनि थी, उसी की वजह से यहाँ पर भी चीज़ें सुनाई पड़ने लगी। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों आपस में सामने आ गए। 1748 ईस्वी में युद्ध समाप्त होने पर फ्रांस और ब्रिटेन में संधि हो जाती है, और यह संधि दोनों कंपनियों ने बिना हस्तक्षेप के कर ली थी, मतलब कि बिना किसी टोक टाक के दोनों ने संधि स्थापित कर ली। और बेसिकली ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म कब हुआ था? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म हुआ था महाराष्ट्र, कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, असम में, इन सभी जगहों पर ये व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था का प्रचलन जो हुआ था 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड नाम के तथा टॉमस मुनरो ने एक प्रकार से इसको किया था। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो जो है, इन दोनों ने एक प्रकार से 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था का प्रचलन सबसे पहले किया था। किस व्यवस्था का? रैयतवाड़ी व्यवस्था का। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था, इसको समझते हैं अगले प्रश्न के द्वारा।
रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण लिखिए। देखिए, यह व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जो सीधे कृषकों को दी गई थी, यानी कि अब भूस्वामी एक प्रकार से कौन होंगे, कृषक होंगे डायरेक्ट, और उन्हीं से टैक्स लिया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का सरकार से सीधा संबंध बना होने के कारण से किसान शोषण से बच जाते थे। इसमें बिचौलियों का सहारा नहीं लेते थे, यानी कि पहले क्या होता था, एक मुखिया होता था, मुखिया जो है एक प्रकार से सभी गांव के कृषकों से टैक्स लेता था और मुखिया भी कुछ घूसखोरी या कमीशन खाता था। ऐसे में अब डायरेक्ट जो है रैयत वाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि अब डायरेक्ट किसान और सरकार डायरेक्ट एक प्रकार से आपस में जुड़ जाएंगे। जो भी उपज होगी उसका एक प्रकार से जो भी जो टैक्स का मूल्य रखा जाएगा, भूमि कर रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो किसान डायरेक्ट सरकार को देगा। उसमें बिचौलिया का कोई काम नहीं रहा जाएगा। ठीक है, ये इसमें रैयत वाड़ी व्यवस्था की विशेषता थी। ठीक है, प्रश्न पूछा था रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सभी से। अगला क्वेश्चन आ चुका, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किसने और कब किया था? 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से इस नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। यह उत्तर प्रदेश, कटक, उड़ीसा में पड़ता है, इन सभी क्षेत्रों में लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था के क्या गुण थे, क्या क्वालिटीज़ थी, इसको बारे में बताएं। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यक्तिक और सामूहिकता का अच्छा समन्वय इसमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर एक प्रकार से जो लगान था या टैक्स था वो कृषक भी डायरेक्ट देते थे और साथ ही साथ में इसमें एक प्रकार से जो कुछ बिचौलिए होते थे वो भी काम करते थे। लगान के निर्धारण अथवा वसूली में महालवाड़ी व्यवस्था में कोई बिचौलिया अथवा मध्यस्थ नहीं होता था, लेकिन एक प्रकार से सरकार जो थी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें होती थी जो कि एक प्रकार से इसमें शामिल होती थी। फिर भी एक कोई बिचौलिया टाइप का नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक प्रकार से बिचौलिया जैसा ही आप देखते हैं व्यवस्था कुछ ना कुछ इसमें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। ठीक है, एक महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय जी। तो ये प्रश्न पूछा आता है परीक्षा में। अच्छा, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे, ब्रह्म समाज के प्रिंसिपल्स क्या थे? ब्रह्म समाज किन सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ता था? देखें, परमात्मा एक है। ब्रह्म समाज हमेशा कहता था क्या कि परमात्मा एक है, वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। ठीक है, क्या है? परमात्मा एक है और वह परमात्मा संपूर्ण सद्गुण यानी जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो परमात्मा के केंद्र में होते हैं और परमात्मा उस ज्ञान का भंडार होता है जो कि एक प्रकार से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है। दूसरी बात, परमात्मा सृष्टि का रचयिता और संरक्षक भी होता है, यानी परमात्मा ही सृष्टि की रचना करता है और उसके रक्षा भी करता है। इसके अलावा परमात्मा की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा की घोर विरोधी रहे हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा पर एक प्रकार से फोकस नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, शुद्ध मन से करनी चाहिए, भगवान ही सब कुछ करता धरता उन्हीं है, लेकिन एक प्रकार से उनकी मूर्ति बना करके पूजा करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर उसका विरोध किया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधार लिखिए। सामाजिक सुधार में ब्रह्म समाज ने क्या कई सारे काम किए, जैसे समाज में प्रचलित जो जाति भेदभाव था उसको खत्म किया। इसके अलावा बाल विवाह का दमन किया, बहुविवाह तथा बाल हत्या का अंत करवाया, विधवा विवाह का प्रचलन जो था उसको भी खत्म करने का काम किया। 1829 में विलियम बेंटिक और जो है राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की जो कुप्रथाएं विद्यमान थी हिंदू धर्म में, उन सभी कुप्रथाओं का अंत एक प्रकार से इन लोगों ने किया। ठीक है, जो अच्छी बातें भी थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्य समाज की स्थापना। आप बताओ, कोई पति मर जाए, किसी स्त्री का हस्बैंड खत्म हो जाए, अब वो उसके साथ भी वो कूद करके मर जाए, ये कौन सी बात है? भगवान अगर उसको मारना हो तो मार नहीं देते? ये कौन सी बातें थी? इसमें क्या था, कुछ ऐसी महिलाएं थी जो एक प्रकार से अपने पति के अलावा किसी पूरा जीवन अब वो अपना समर्पण कर देती थी, उनकी पति परमेश्वर मानती थी। तो भाई मेरा परमेश्वर मर गया तो मैं चली जाऊंगी, उनकी विचारधारा थी। सती अनुसुईया जैसी बात होती है। तो भाई वो एक प्रकार से उनकी प्रथा, मतलब वो अपनी चीज करती थी, मतलब जिसके पास सामर्थ्य है। तो अगर आप समर्थवान हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी किसी हिस्से के साथ कोई गैर कानूनी, बिल्कुल मतलब ये क्या है, कानूनी हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पहले लोग करते थे तो उसका अंत किया गया, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब आप जी सकते हैं, कोई ये नहीं कि भाई आपका पति मर गया तो आप भी जा करके अग्नि में कूद जाओ। सॉरी। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 ईस्वी में। देखिए, ब्रह्म समाज है ये, राजा राम मोहन राय का कौन समाज है? ब्रह्म समाज। तो ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्म समाज है, आर्य समाज नहीं। मेरे मुँह से आर्य समाज निकल गया था क्या बीच में? ये ब्रह्म समाज है। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर्य समाज के 2 सिद्धांत लिखिए। देखिए, पहला सिद्धांत आर्य समाज का सत्य का ग्रहण करना और असत्य को त्याग करना। पहला सिद्धांत है कि ये लोग सत्य को ग्रहण करते हैं, असत्य को एकदम से नकार देते हैं। इसके अलावा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये एक प्रकार से आर्य समाज का ये 2 सिद्धांत बड़े फेमस सिद्धांत रहे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, आर्य समाज के सामाजिक कार्य लिखिए। देखिए, दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह मतलब कि जब छोटा बच्चा हो तभी विवाह कर दो, लड़के लड़की छोटे विवाह कर दो, 5 साल बाद गौना भेज दो। उनको पता नहीं हमारा विवाह किसके साथ हुआ है। जब गौना जाने को होता तब पता चलता है, फोटो दिखाया, भैया ये तुम्हारे साथ इनकी शादी हुई थी, आप जाओ उनके घर रहना आपको। ऐसे होता था बाल विवाह। बहु विवाह मतलब कि एक पति, मतलब कई पति हो जाए एक पत्नी के, या कई स्त्रियां होती थी पहले एक पति के, मतलब कि एक पुरुष के कई पत्नियां हुआ करती थी। तो इसमें क्या होता था, पत्नियों की दुर्दशा होती थी। ठीक है, स्त्रियों का एक प्रकार से कोई वर्चस्व नहीं समझाता था, बस उनको केवल भोग की वस्तु या उनको बच्चा पैदा करने की मशीन लोग समझते थे। तो ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, बस उनको बस उतना ही दर्जा, मतलब उनको हमेशा कहो कि नीचे रहो, ये चीज़ें होती थी। लेकिन एक प्रकार से तो वह विवाह होता था, स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं थी पहले। एक प्रकार से लोग दासी वगैरह को भेंट में देते थे, मतलब वस्तु समझते थे उनको। लेकिन एक प्रकार से ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत चीज़ें थी। तो वह विवाह का जो प्रचलन था खत्म हुआ। भाई एक विवाह करो, आप क्या ज़रूरत है 1000 विवाह करने की आपको। ठीक है, इसके अलावा पर्दा प्रथा, यानी कि जो खूब ज़्यादा घूंघट वगैरह काट करके यहाँ तक का जो है, स्त्रियों को गर्मी के महीने में आप देखते हैं यहाँ तक घूंघट काट करके घूम रही हैं वो, तो वो भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया। हालांकि एक मर्यादा होती है, मर्यादा जैसे गांव वगैरह में है मर्यादा, भाई लोग अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं निकलना चाहती स्त्रियाँ, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अब ज़बरदस्ती कि तुम साड़ी पहनो, यहाँ तक घूंघट काढ़ो, नहीं काढ़ोगी तो डंडा पड़ेगा, ऐसे अगर आप बोलोगे तो ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि स्त्रियों को भाई स्वेच्छा से वो जो करना चाहें वो करें, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि भाई बरखा जिम फूट कियारी, भई स्वतंत्र बिगड़ी सब नारी। तो ऐसा भी नहीं कि उनको एकदम पूर्ण स्वतंत्रता ही देनी चाहिए कि जाओ, जो जहाँ मन कहे वहाँ जाओ, जो मन कहे वो करो, नहीं। एक लिमिटेशन होना चाहिए और एक नियम कायदों के तहत पुरुषों को भी और महिलाओं को, दोनों को रहना चाहिए, दोनों को तालमेल एक दूसरे से संबंध बना करके रहना चाहिए। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा। छुआछूत मतलब कि अनटचेबिलिटी जो होती थी, शूद्र वगैरह को लोग नहीं छूते थे, या जो चमार टाइप के होते थे, चमार जो होते थे, चमार जाति के लोग, उनको नहीं छूते थे, या जो क्षुद्र जाति के लोग होते थे उनको कुआं पर अगर चले जाते थे तो उनको कहते थे भाई अब कुआं फिर से धोया आता था, फिर से लोग वो चीज़ें मतलब कि अपवित्र हो गया। तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया गया। सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया गया। विधवा विवाह क्या, जैसे कि जो जिसके पति मर गए हैं वो विधवा हो जाती तो उनका भी विवाह अब संभव हो पाया। अंतर्जातीय विवाह यानी कि दूसरे जाति में विवाह करने का प्रोत्साहन दिया गया। स्त्री पढ़ने के काबिल बनाई गई, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार जो समाप्त कर दिया गया था बीच में आकर के, वो भी खत्म कर दिया गया। वैदिक काल में आप देखेंगे स्त्रियों में गार्गी, मैत्री, तमाम प्रकार की महिलाएं हुई जिन्होंने खूब पढ़ा लिखा है। ठीक है, लेकिन बीच में आकर के क्या हुआ, पुरुषों ने एक प्रकार से अपने वर्चस्व के लिए एक प्रकार से महिलाओं को का पढ़ना लिखना ही बंद करवा दिया। ठीक है, ये उनकी गलती थी, महिलाओं मतलब कि पुरुषों की। ठीक है, या महिलाओं को एक प्रकार से जब पता चला कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उन्होंने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। और लोगों ने इसमें, पुरुष लोग बहुत भागीदारी, मतलब पुरुष लोग नारी सम्मान के प्रति हमेशा, कुछ ऐसे पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमेशा नारियों का साथ दिया, नारियों के लिए आंदोलन करते रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे जिनका नाम बड़ा फेमस है, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने करी थी। ठीक है, वारानगर में इन्होंने स्थापना करी थी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। और आप देखेंगे इन्होंने एक प्रकार से धर्म संसद जो हुई थी अमेरिका में, शिकागो में, वहाँ पर जा करके भारत का परचम लहराया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के 4 कार्य बताइए। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला, हिंदू धर्म में जागृति इन्होंने एक प्रकार से पैदा करी। सनातन का एक प्रकार से जो वर्चस्व था उसको और ज़्यादा एक प्रकार से प्रगाढ़ता के साथ विदेशों तक फैलाया। इसके अलावा धर्म का वास्तविक कार्य इन्होंने समझाया। समस्त धर्मों की एकता में विश्वास किया। मानव सेवा का लक्ष्य इन्होंने रखा। इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई भगवत मतलब कि एक प्रकार से भारत को भगवत गीता की नहीं, भारत को फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता ज़्यादा है। पावर जिसके पास होगी वही एक प्रकार से इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा, बिना पावर के आप नहीं रह पाओगे, यानी पावर बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
आप फिट रहो, स्वस्थ रहो, ये बात पर इन्होंने फोकस किया। अगला क्वेश्चन आ चुका है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कौन था? तो लॉर्ड लिटन जो था ये योग्य था, बहुत ही बड़ा योग्य था, प्रख्यात राजनीतिक था, विद्वान था। ये जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, मतलब भारत में रहता था। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति अपने पूर्व वायसराय की कुशल आक्रमणता की नीति का परित्याग कर उसके प्रति प्रगतिशील नीति को अपनाया था, ठीक है, और ये गवर्नर जनरल था भारत में। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया गंडमक की नीति, मतलब गंडमक की संधि, ये क्या थी? गंडमक की संधि की अगर बात की तो शेर अली का उत्तराधिकारी स्वीकार करने की योजना को स्वीकार किया गया। शेर अली को उत्तराधिकारी स्वीकार करने की योजना जो थी उसको स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मई 1879 ईस्वी में याकूब खां से एक संधि की गई जो गंडमक की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड कैनिंग भी एक वायसराय था, गवर्नर जनरल था, ठीक है। और सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के पश्चात, लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा हड़प की नीति, और जब आप देखते हैं कि रेलवे का विकास वगैरह इसी के शासनकाल में हो गया था। तो इसके पश्चात लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसे पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव था। उसके कुशल नीति संचालन के कारण ही उसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। चूँकि आप देखते हैं वायसराय इसलिए चूँकि पहले 1857 के पहले भारत के गवर्नर जनरल को मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहते थे, और चूँकि 1856 में जब ये बन गया है लॉर्ड कैनिंग, इसी के समय काल में ही 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जब अधिनियम आता है उसमें एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश जो है कि पार्लियामेंट से ही डिसाइड होगी, यानी अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है। और फिर से एक प्रकार से जो गवर्नर जनरल का पद था भारत में उसको भारत की वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस वजह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था किसको बनाया गया? जो यही था, क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग इसको। और सन 1862 ईस्वी तक वह इस पद पर कार्य करता रहा। चूँकि 1858 में बना, 58 और 5 कितना होता है? 58, 58, 59, 60, 61, 62, यानी 4-5 साल तक बना रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था 1861 ईस्वी में, 1858 अधिनियम के बाद में आया था। इस एक्ट से भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इस अधिनियम से राज्य की प्रेसिडेंसियों, विधानमंडलों की व्यवस्था की गई और वायसराय की प्रबंधकारिणी विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, किंतु विधानसभाओं का कार्यक्षेत्र वैधानिक कार्यों तक ही सीमित रखा गया। इस तरीके से 1861 का अधिनियम है, ये भी एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम ही था, ठीक है, जो कि बन करके आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, मतलब कि भारत में शासन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1909 ईस्वी के अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 1909 ईस्वी के अधिनियम की अगर बात की जाए महोदय, तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, ये पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले और मिंटो ये एक भारत मंत्री थे, मार्ले, और मिंटो जो थे उस समय एक प्रकार से वो कौन थे? वो वायसराय थे। तो मार्ले और मिंटो अधिनियम इसको कहते हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 मतलब 1909 का जो अधिनियम आया था उसको, ठीक है। इसके बाद में 1909 के अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे, क्यों पारित किया गया? देखिए, पहला कारण ये था कि 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष व्यक्त था। बेसिकली 20 सालों पर एक प्रकार से ये अधिनियम बनता था, ठीक है, पहले, बट इसको एक प्रकार से जो है जल्दी बन जाता था, कोई रिफॉर्म वगैरह होता तो जल्दी बन जाता था। 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष था, इस वजह से ये आया। भारतीयों की दयनीय स्थिति हो गई थी, इस वजह से इसको बनाना अनिवार्य समझा गया अंग्रेजों के द्वारा। वैदेशिक घटनाओं का प्रभाव पड़ रहा था, लोग विरोध भी कर रहे थे। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भी आ गया था, इस वजह से नई नीति आई, ठीक है। तो 1909 का अधिनियम आया जिसमें एक प्रकार से कई सारी चीज़ें नई करी गई। अच्छा, 1919 का अधिनियम जो था इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। 1909 ईस्वी के बाद में, उसके 10 सालों के बाद में 1919 में वो जो है एक अलग अधिनियम पारित किया गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको आप मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड और मांटेग्यू जो है एक प्रकार, चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे और मांटेग्यू जो थे वो भारत मंत्री थे, ठीक है। 1919 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा एक अन्य अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से प्रख्यात है। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे तथा मांटेग्यू जो थे भारत सचिव हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1919 अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे? अगला प्रश्न है, देखिए 1919 अधिनियम पारित होने के कई कारण थे इसके।
पहला कारण तो ये था महोदय कि मार्ले मिंटो अधिनियम के प्रति असंतोष लोगों में व्यक्त हो रहा था। 1909 ईस्वी में जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए 1919 का अधिनियम आना जरूरी समझा गया। लोगों ने तमाम प्रकार के आंदोलन शुरू कर दिए, विरोध होने लगा, ठीक है, इस वजह से आया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ा था, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1900 कब तक चला था? 1918 तक चला था। इस वजह से आप देखते हैं इस दौरान में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब पूरा का पूरा विश्व जो था प्रथम विश्व युद्ध की आग में जो झोंक चुका था, उसकी वजह से एक प्रकार से क्या हुआ कि पूरा सिचुएशन, जो पूरा सामाजिक परिस्थिति थी वो बदलनी शुरू हो गई। इस वजह से एक नए नियम बनाने की बड़ी ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन भी एक प्रकार से हो रहे थे। लखनऊ का समझौता भी हो गया था। लखनऊ समझौता में क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो दो पार्ट थे, खास करके एक नरम दल और गरम दल, ठीक है, वो सब एक में मिल गए थे। लखनऊ में समझौता हुआ, उससे मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सब आपस में मिल जाते हैं और सब मिल करके फिर एक प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अंग्रेजों को नीति बनाने पर अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 1919 का अधिनियम पारित किया, जिसमें कई प्रकार के संशोधन किए, कई प्रकार के नियम बनाए। 1919 अधिनियम की किन्हीं दो धाराओं का उल्लेख कीजिए। पहली बात तो ये कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया, इसमें डायरेक्ट चुनाव होगा। दूसरी बात, केंद्रीय विधानमंडल यानी कि जो सेंट्रल विधानमंडल है उसको विस्तृत अधिकार दिए जाएंगे, ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, जिसमें कानून बनाने का, कानून को परिवर्तन करने का और बजट पर बहस करने का अधिकार जो था वो केंद्रीय विधानमंडल को दिया जाएगा, ठीक है। ये दो धाराएं इसमें आप लिख सकते हैं। 1919 के अधिनियम की बड़ी फेमस रही हैं। 1919 के अधिनियम के दो गुण बताइए कोई। देखिए, पहला गुण ये है क्वालिटी 1919 के अधिनियम की कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की भारतीय काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। भारतीय जो संस्था थी कांग्रेस, वो कह रही थी कि भाई ओपन चुनाव हो, ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति के साथ चुनाव हो, और उनकी इस मांग को अधिनियम में स्वीकार किया गया था। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया था, यानी कि जो मत देने का अधिकार था वो जो सीमित था कि भाई कुछ ही लोग वोट डाल सकते हैं, उस अधिकार को बढ़ा दिया गया था कि अब बहुत सारे एरिया के लोग या बहुत सारे क्वालिटी के लोग या बहुत सारे व्यक्ति जो है वो डालने का अधिकार सभी को दे दिया गया, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ करके। इसके अलावा अगला प्रश्न, 1919 अधिनियम के दो दोष क्या थे, यानी कि दो इसमें हानियां क्या थी इससे भारतीयों को। देखिए, पहली बात तो इसमें केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई थी। दूसरी बात, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। इसने चूँकि 1919 के अधिनियम इसलिए बनाया गया था चूँकि 1915 में जब समझौता हुआ लखनऊ में, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भाई अब हिंदू मुस्लिम और ये सब इकट्ठा हो गए हैं, अब इनमें एकता फैल चुकी है। ऐसे में हम अगर सांप्रदायिकता का सहारा लेंगे और लोगों में भड़काएंगे हिंसा, तो हमारी एक प्रकार से जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सीख जाएंगी और हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। और इस वजह से आप देखते हैं 1919 के अधिनियम में एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और लगातार इससे हिंदू मुस्लिम में एक प्रकार से फूट डालने का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद में 1919 के अधिनियम के बाद में आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान में 1935 का जो अधिनियम है वो एक प्रकार से आप देखेंगे लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद या 100 से अधिक आर्टिकल 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिए गए थे। 1950 में जब लागू हुआ वो संविधान, उसी संविधान में, ठीक है। 1935 ईस्वी के अधिनियम की 4 विशेषताएं बताएं। 1935 का अधिनियम जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली बात, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव इसमें रखा गया। दूसरी बात, केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना करी गई। इसके अलावा शासन के विषयों की सूचना, मतलब शासन के जो विषय होते हैं उनकी सूचना भी लोगों को मिलने लगी। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता भी एक प्रकार से इसमें प्रदान की गई। 1935 का अधिनियम एक प्रकार से कुछ ठीक था 1919 के अधिनियम के द्वारा, या उसमें जो कमियाँ थी उसमें इसमें दूर किया गया। 1935 के अधिनियम के 4 गुण लिखिए। 1935 के अधिनियम के कई गुण थे, वैसे 4 गुण इसमें से जो मुख्य हैं। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति एक प्रकार से इसमें लगाई गई, यानी चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से ही हो रहा था 1919 से ही, ये भी एक प्रकार से यहाँ पर हो रहा था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई लेकिन केंद्र में लागू की गई थी। विधानसभाओं के सदस्यों में वृद्धि कर दी गई। विधानसभा के सदस्य थे उन सदस्यों में क्या की गई, वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही साथ मतदाताओं की सूची में भी वृद्धि कर दी गई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुस्लिम लीग के 2 उद्देश्य बताएं। देखिए, पहला उद्देश्य ये था मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना तथा यदि सरकार के प्रति कोई गलत धारणा उठे तो उसको दूर करना, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था।
मुस्लिम लीग के 2 उद्देश्य यही थे कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति पैदा करे। और अंग्रेज लोग फंडिंग करते थे इन लोगों को। अंग्रेज लोग कहते थे कि भाई हाँ, ये लो पैसे लो और आप अपने जो मुसलमान भाई जो गांधी के साथ हैं, जो नेहरू के साथ हैं, या जो एक प्रकार से जो है सर सैयद अहमद खां के साथ हैं, ठीक है, उन सभी को एक प्रकार से काट लाओ, उन सभी को एक प्रकार से ये बताओ कि सरकार अच्छा कर रही है आपके लिए। और इसके लिए एक प्रकार से मुस्लिम लीग एक प्रकार से बनाई गई, और मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही था बेसिकली। मुस्लिम लीग एक प्रकार से हमेशा से आप देखते हैं कि स्वतंत्रता में जरूर भाग लिया इन्होंने, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं पे चापलूसी इनकी बड़ी ज़्यादा थी। चापलूस शुरू से ही थे और चापलूसी करी, इस वजह से बड़ा लंबा समय चला गया। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रायः सुप्रसिद्ध कवि तथा राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने इस आंदोलन को आवश्यक भावात्मक आधार दिया, और बाद में जिन्ना जो थे एक प्रकार से इसके प्रमुख नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, पाकिस्तान की मांग के क्या कारण थे? क्यों पाकिस्तान की मांग उठ रही थी? पहला कारण इसका यह था कि मुस्लिम लीग का अनिश्चित कार्यक्रम था, यानी मुस्लिम लीग का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता था कि कब होगा, कैसे होगा, कोई मतलब ही नहीं होता था। दूसरी बात, अंग्रेजों की कूटनीति जो थी एक प्रकार से वो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान मतलब जो ये मुस्लिम लीग के लोग थे, उनको समझाते थे कि भाई देखो, यही नेहरूआ प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं सरदार बन जाएगा, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस, ये सब यही सब बनेंगे, तुम लोगों को कौन पूछेगा, यही सब करके तुम लोग अल्पसंख्यक हो, कम हो, दबा दिए जाओगे। ऐसे करके एक प्रकार से भड़का करके अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया। तीसरी बात, हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप एक प्रकार से लगा करके, तो हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप लगा कि हिंदू लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान की मांग करी गई। इसके अलावा हिंदू सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में एक प्रकार, चूंकि हिंदू लोग भी एक प्रकार से चूंकि बाहुल्य थे, तो उनको भी लग रहा था कि हमारा ही देश है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो भी एक प्रकार से उनके दिमाग में मुसलमानों के खल रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य का विकास, ठीक है, इसके अलावा राज्य की तुष्टीकरण की नीति, और 1937 के निर्वाचन में असफलता भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे साल रही थी मुस्लिम लीग को। कांग्रेस नीति से मुस्लिम लीग में घबराहट पैदा हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस अगर जीत जाएगी या कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो एक प्रकार से इससे एक प्रकार से हिंदुओं की ये पार्टी है, ये हिंदुओं को आगे बढ़ाएगी। लेकिन कांग्रेस जो थी मुसलमानों की पार्टी और हिंदुओं की दोनों की थी, सिखों की, ईसाई की, सबकी थी, ठीक है। तो लेकिन मुसलमानों को लग रहा था, मुस्लिम लीग को लग रहा था कि ये हमारी पार्टी नहीं है, और इस वजह से एक प्रकार से पाकिस्तान की मांग उठने लगी। अगला प्रश्न, CR फार्मूला। देखिए, सांप्रदायिकता समस्या के समाधान के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती जो राजा थे, उन्होंने एक योजना का निर्माण किया था। इसके अनुसार पाकिस्तान के उन प्रदेशों को स्वीकार कर लिया गया जिन प्रदेशों में मुसलमानों का बहुमत अधिक था, वो उसी को CR फार्मूला कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मतलब चक्रवर्ती राजा चूंकि इसी नाम से, तो उसी नाम के CR फार्मूला बोलते हैं। पाकिस्तान का निर्माण कब और कैसे हुआ? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने देश विभाजन की स्वीकृति दे दी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का विभाजन हो, लेकिन क्या था कि नेहरू भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मैं बनूं, जिन्ना चाहते थे कि मैं बनूं, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि भाई नेहरू चूंकि उस समय पावरफुल लीडर थे, नेहरू के पिताजी बड़े उद्योगपति थे, पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन जो है जिन्ना भी कम नहीं था, जिन्ना के पास टैलेंट बहुत था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो कांग्रेस ने देश विदेश की स्वीकृति मतलब कि देश विभाजन की स्वीकृति भी दे देती है, क्योंकि लगता है कि भाई हाँ, नेहरू को चलो अलग बांट ही दो यार, नहीं तो झगड़ा लड़ाई फिर से होगा, वैचारिक द्वंद्व होगा। ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया और दो अधिराज्यों में विभक्त कर दिया, भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, बेबल योजना। लॉर्ड बेबल योजना, लॉर्ड बेबल ने सांप्रदायिक समस्या के निराकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। इसमें मुसलमानों और हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि कांग्रेस किसी भी मुसलमान को अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकती है। जिन्ना को लगता था कि मुसलमान को एक प्रकार से कभी ये कांग्रेस आगे नहीं आने देगी, ठीक है। और जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि कांग्रेस किसी भी मुसलमान को अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकती है, केवल लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस वजह से बेबल योजना आती है, जो कि एक प्रकार से मुसलमान और हिंदू के प्रतिनिधित्व की बात करने के लिए आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे? भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए
और अपने साम्राज्य की जड़ें भारत में मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की शासन की नीति का अनुसरण किया था। और यह नीति एक प्रकार से इनकी एक प्रकार से कहने के लिए सफल हुई। और चूंकि एक प्रकार से जब लोगों को एक प्रकार से लगता है कि हम पर खतरा है, और उन पर जैसे आपको लगता है कि हमारे ऊपर खतरा है, या आपको लगता है कि एक प्रकार से हम फेल हो जाएंगे, कभी कभी लगता होगा, तो आपको जो व्यक्ति कुछ कोई बताएगा, यूट्यूब पर आकर के कोई व्यक्ति लिख देगा कि एक प्रकार से 15 मिनट में पूरा खत्म सिलेबस समाप्त कर दिया मैंने 15 मिनट में, ठीक है। और 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें लिखा रहेगा कि समाप्त खत्म सब कुछ, ठीक है। पेपर खींच करके लाया हूँ यहाँ से, जो है तुक्का लगा लिए, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा पूरा, बिना पढ़े पास हो जाए बीए में। आप वही वीडियो देखेंगे, जो कोई बता देगा वही देखने प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में क्या था, मुसलमानों को ये लग रहा था बार बार, मुस्लिम लीग को, कि हम पर खतरा मंडरा रहा है और हमारा कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में जो एक प्रकार से इनको लोग अंग्रेज लोग बताते थे, जो पूठी पढ़ाते थे, उसको एक प्रकार तुरंत स्वीकार कर लेते थे ये लोग, ठीक है। क्योंकि इनको खतरा या भय का माहौल था कि भाई हम कम है संख्या में और हो सकता है कि हम जो है हिंदू लोग ही शासन करें, हमको कुछ ना मिले। अगला प्रश्न है, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1809 ईस्वी में। लॉर्ड बेलीजली ने होलकर के विरुद्ध किया था, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, बेंटिक के शासन संबंधित 2 सुधारों को लिखिए। बेंटिक ने शासन व्यवस्था में कई सुधार किए थे, जिनमें से 2 सुधार इस प्रकार से हैं। पहला सुधार, आगरा प्रांत में बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए किया गया। प्रत्येक स्थान की विशेष स्थिति को ध्यान में रख करके यह बंदोबस्त किसानों, जमींदारों तथा संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ किया गया था। दूसरी बात, बेंटिक ने भारतीयों को उच्च सरकारी पद देना आरंभ कर दिया था। ये एक प्रकार से क्या था, शासन संबंधी 2 सुधार किया था, जो जिसमें एक प्रकार से उच्च अधिकारी जो होते हैं या उच्च सरकारी पद अभी तक जो भारतीयों को नहीं मिलते थे, वो भी एक प्रकार से पद बेंटिक के द्वारा दिलवाए गए। विलियम बेंटिक बेसिकली एक प्रकार से बढ़िया सुधारक व्यक्ति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंटिक के न्याय व्यवस्था में किए गए सुधार क्या थे? देखिए, आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना सबसे पहली बात, इसका सुधार किया इसने। दूसरी बात, प्रयाग में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी। इसके अलावा कोड़े मारने का निषेध किया, यानी कि अब कोई व्यक्ति को, किसी अधिकारी, कोई एक प्रकार से कर्मचारी को या किसी जो है अपराधी को कोड़े से नहीं मारेगा, ठीक है। पहले कोड़े से, ऐसे घोड़े पर रहते थे, कोड़े से मार देते थे किसी श्रमिक को, गरीब को, तो कोड़े मारने का अधिकार खत्म कर दिया गया। कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी गई। न्यायालयों में प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। और इसके अलावा जो है कंटक शोधन शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया। निरर्थक जो न्यायालय थे उनकी समाप्ति कर दी गई, यानी कि ऐसे न्यायालय जो बिना मतलब के बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया और एक बड़े बड़े न्यायालयों की स्थापना इसने करना शुरू कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था बेसिकली बहुत ही सुधारक व्यक्ति था। इसी ने एक प्रकार से सती प्रथा का अंत भी करवाया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, ठीक है। सती प्रथा के विरुद्ध बेंटिक ने कब नियम पास किया था? राजा राम मोहन राय के सतत प्रयास से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध नियम पास कर दिया था और 1833 ईस्वी में यह कानून बना दिया गया कि सती प्रथा अवैधानिक है। अब सती प्रथा अगर कोई करेगा तो ये एक प्रकार से कानून के नज़रिए में ये एक प्रकार से अपराध होगा और बड़ा अपराध होगा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के सतत मतलब कि अथक प्रयासों के द्वारा और 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो कानून था उसको पास किया गया। 1833 में उसमें सरकार की मोहर लग जाती है, ठीक है, 4 सालों के बाद में, कि भाई चलो अब ये एक कानूनी रूप से पारित होगा कि सती प्रथा एक प्रकार से भारत में बैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, बेंटिक के प्रमुख सार्वजनिक सुधारों को लिखिए। सार्वजनिक सुधार इसके कई सारे रहे। पहला सुधार, यातायात संबंधी सुधार किया, यातायात के नियम कायदों में बदलाव किया, नहरों का निर्माण किया, बहुत सारे भेदभाव यानी छुआछूत का अंत किया, तमाम प्रकार के ऐसे सुधार किए इसने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था बड़ा सुधारक व्यक्ति था, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बेंटिक ने शिक्षा में सुधार के क्या काम किए थे? देखिए, शिक्षा में, समाज में, संस्कृति में, सब में सुधार किया, धर्म में सुधार किया। तो बेंटिक ने शिक्षा में सुधार के लिए एक प्रकार से कई काम किए थे। बेंटिक ने बेसिकली भारतीयों को शिक्षित बनाने के लिए 1 लाख रुपया जो है वार्षिक अनुदान स्वीकार किया था, यानी कि 1 लाख रुपए जो है भारतीयों को शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपए साल में देता था, ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करें। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी और आगरा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का काम किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक से प्रश्न पूछा आता है, विलियम बेंटिक कौन था? 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर के अपनी सुनिश्चित योजना तथा उसे लागू करने के संकल्प को लेकर के भारत में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक विशेष रूप से अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, जिसमें उसका सती प्रथा संबंधित सुधार जो है बहुत ही फेमस रहा है।
चूँकि राजा राम मोहन राय और उस दोनों ने मिलकर के बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है भैया। प्रश्न है, भारत में यूरोपीय देशों का व्यापार किन स्थल मार्गों से होता था? तो भारत में यूरोपीय देशों का जो व्यापार था वो अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया से होकर के पहले हुआ करता था, कैस्पियन सागर और काला सागर होकर के कुस्तुनतुनिया, ईरान और सीरिया होकर के भूमध्य सागर के लेवांत तक के मार्गों से एक प्रकार से यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार हुआ करता था। लेकिन बेसिकली क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का इन चीज़ों का अधिकार हो जाता है और तमाम प्रकार के और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलाका एक सील हो जाता है। इसकी वजह से लोग जलीय मार्ग के द्वारा भारत में आने लगे। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय देश किस जलमार्ग से व्यापार करते थे? तो अरब सागर, फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर के भूमध्य सागर के सिकंदरिया बंदरगाह तक जलपोत से व्यापार होता था। जलपोत मतलब कि जलीय बेड़ा जो होता है उससे। यहाँ से यूरोप के व्यापारी वेनिस और जेनेवा होकर के यूरोप के देशों को सामान पहुँचाया करते थे। इस तरीके से व्यापार होता था और बड़ा सरल व्यापार था, ज़्यादा लंबा नहीं दूरी थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये मार्ग बंद हो गया, ठीक है, चूँकि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ये मार्ग बंद कर दिया गया, इस वजह से बाद में एक प्रकार से नए मार्ग की खोज वास्को डी गामा जैसे नाविक ने किया। अगला प्रश्न, व्यापार हेतु जलमार्ग में व्यवधान के क्या कारण थे? क्यों व्यवधान पड़ा था? देखिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय से क्या हुआ कि तुर्क शक्ति के उदय और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से क्या हुआ कि यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी देशों से संपर्क जो है अवरुद्ध हो गया। क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्क लोग एक प्रकार से अधिकार हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया सारा मार्ग वगैरह, ठीक है, और लोग खतरा महसूस होने लगा इधर से आने में। अतः व्यापारिक तथा अन्य कारणों से नवीन जलमार्ग की खोज आवश्यक हो गई और इसलिए एक प्रकार से नए मार्गों की खोज करी गई, ठीक है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से एक प्रकार से पूरा का पूरा सिचुएशन ही बदल गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में किसने पथ प्रदर्शन का काम किया था? बताएं, यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में किसने पथ प्रदर्शन यानी किसने एक प्रकार से मार्गदर्शन किया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में पुर्तगाल ने पथ प्रदर्शक का काम किया था। यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभाव तथा कुस्तुनतुनिया मतलब कि कुतुबनुमा यंत्र क्या था? कुतुबनुमा यंत्र जो है एक दिशा बताने वाला यंत्र था, जो बताता था कि भाई पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बारे में बताता था। पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंध तथा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुर्तगाली नाविक उत्साहित हुआ करते थे। अपने धर्म का प्रचार और व्यापार करने के लिए जहाजी बेड़ लेकर के समुद्र में कूद जाते थे, बिना अपने प्राणों के मोल के बिना, और अपने धर्म और अपने एक प्रकार से व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से अलग अलग देशों की तरफ चल दिए। पानीपत के तृतीय युद्ध से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पतन के क्या कारण थे? देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। आप पानीपत मूवी आप जो आई है देख लीजिएगा, अर्जुन कपूर और संजय दत्त की मूवी है, बड़ी फेमस मूवी है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पतन के कई कारण थे। पहला कारण था कि संगठन का अभाव था। मराठों में क्या था? संगठन का अभाव था, कोई संगठन नहीं था। बेसिकली कोई संगठन जब नहीं था, इस वजह से कोई नेतृत्व करता नहीं था बड़ा अच्छा, योग्य नेतृत्व का अभाव भी था इसमें। इसके अलावा दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी थी मराठों की, अनिश्चित आर्थिक व्यवस्था भी थी, यानी कोई अर्थव्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं था। लोगों से मदद भी मांगी तो लोगों ने मदद भी नहीं की, यानी जो इसके साथी थे, चाहे जो नवाब रहे हों, उन सभी लोगों ने मना कर दिया अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ने से। अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था एक प्रकार से थी, इस वजह से भी इनकी चीज़ों को लोग पता कर लेते थे कि क्या कर रहे हैं लोग। देशी शक्तियों से शत्रुता थी इनकी, यानी कि जो आसपास के इलाके थे वो मराठों से घृणा करते थे, जलन करते थे। इस वजह से उन लोगों ने मदद कर दिया अहमद शाह अब्दाली की, उनको सूचना दे करके, और जनता का असहयोग भी इनको मिल रहा था। इस वजह से एक प्रकार से मराठे लोग हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मैंने समझाई। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून को हुआ था 1757 ईस्वी में। नवाब जो थे उनके बीच में और कंपनी की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध ने अंग्रेज व्यापारियों को शासक बना दिया और उनकी शक्ति बंगाल में इतनी बढ़ गई कि बंगाल में वे नवाब के निर्माता बन गए, और इस तरीके से बंगाल में सिराजुद्दौला जो था उसका वो हार जाता है और अंग्रेज सरकारी मतलब कि अंग्रेज अधिकारी जीत जाते हैं, और इस तरीके चीज़ें हो गई। ये चीज़ें आपको अगर प्राप्त करनी भैया, अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करें फटाफट से, और इसी पर आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा।
जैसे ही आप इतना लिख करके आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट नहीं, 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी हो जाएगी। और परीक्षा जो है आपकी आ रही है और उसकी तैयारी बेहतर तरीके से आपकी होने वाली लाइव क्लासेस के माध्यम से, ठीक है, PDF नोट्स के माध्यम से, मतलब इतनी ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको बहुत नंबर मिलने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है तो उसका बेनिफिट्स आपको ये मिलेगा कि आप कम समय में बहुत बेहतर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो एक प्रकार से और क्रैश कोर्स वगैरह भी जो होंगे, मतलब कि बहुत ही कम समय में चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास मैराथन क्लास के माध्यम से। जैसे आज की वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि बहुत सारे चैप्टर्स के बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने देखा, ऐसे ही और एक आध दो वीडियो मैं दे दूंगा, और 2-3 वीडियो पहले से ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, इसके कुछ चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वो सब आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जो भी नए विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी मैं सेंड कर दूंगा। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट की मिलेगी। तो फटाफट से SMS कर दीजिए 9161936062 पर। ठीक है, चलें। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सोशियोलॉजी का जो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी, मैंने इस पर चर्चा करी है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहीं से एक प्रकार से मेजर माइनर आप कहीं पर हुई हो, सोशियोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, ऐसे ही हिस्ट्री का भी मैं दे दूंगा, ज्योग्राफी का दे दूंगा, पॉलिटिकल साइंस सभी का दे दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कोर्स में ज्वाइन हो जाए फटाफट से।